नमस्ते दोस्तों आज मैं आपके सामने भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक उपन्यास जिसका नाम है तमस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तमस का अर्थ है अज्ञान। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है उपन्यास तमस। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहाँ से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाते। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुक जाने लगती। नत्थू की सांस धोखनी की तरह चल रही थी और उसे लगा जैसे उसकी सांस ही के कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नज़र फिर सूअर की ओर उठ गई। सूअर फिर से किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाड़े गुलाबी सी थूथनी छिलके पर जमाए हुए था। पहले 2 घंटे से नत्थू इस बदरंग कंटीले सूअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सूअर की गुलाबी थूथनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उनमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े सूअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। फिर सहसा किकियाकर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती। कभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती थी। बाईं आंख में से मवाद बहकर सूअर की थूथनी तक चला आया था। जब चलता तो अपनी बोझिल तोंद के कारण दाएं बाएं झूलने लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी। कचरे की जहरीली बास, सूअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्ते पड़ गए थे, लेकिन जरक के नाम पर सूअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। पिछले 2 घंटे से नत्थू जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा घोंपता रहा था। कितनी ही बार वह सूअर के पेट में और कंधों पर छुरा घोंप चुका था। छुरा निकालता तो कुछ बूंदें खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की जगह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा भर रह जाता, जो सूअर की चमड़ी में नज़र तक नहीं आता था। और सूअर गुर्राता हुआ या तो नत्थू की टांगों को अपनी थूथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की तहों को काटकर लौट आई थी। आंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मारने को मिला भी तो कैसा मनहूस सूअर! भद्दा, इतनी बड़ी तोंद, पीठ पर के बाल काले, थूथनी के आसपास के बाल सफ़ेद, कंटीले जैसे शाही के होते हैं। उसने कहीं सुना था कि सूअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था। एक बार चमड़ा साफ करते समय सूअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथी भिखू चमार ने कहा था, सूअर की पिछली टांग पकड़कर सूअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सूअर जल्दी से उठ नहीं सकता। फिर उसके गले की नस काट दो, सूअर मर जाएगा। नत्थू ये सब तरकीबें कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं आई थी। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है, सूअर मारना बिल्कुल दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने ये काम सिर पर ले लिया था, और अगर पेशगी पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सूअर को कोठरी में से धकेलकर बाहर खदेड़ दिया होता। हमारे सलोत्री साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए, मुराद अली ने नत्थू से कहा था, जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुँह धो रहा था। सूअर? क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा था। इधर पिगरी के सूअर बहुत घूमते हैं। एक सूअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। हमने कभी सूअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं
सुअर मारना बड़ा कठिन काम है, हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल बाल उतारने का काम तो कर दें, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपये का चरमराता नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ठूस दिया था। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। सलोत्री साहिब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पास पिगरी के सुअर घूमते रहते हैं, एक को पकड़ लो। सलोत्री साहिब खुद बाद में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थू कुछ कहे या न कहे कि मुराद अली चलने को हुआ। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात ये काम कर दो, सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना, भूलना नहीं। वह अपने आप सलोत्री साहिब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया। नत्थू के हाथ अभी भी बंधे थे, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब में पड़ जाने से मुंह में से बात निकल नहीं पाती थी। इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे। तुम भी ध्यान रखना, हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करें, साहिब का हुक्म है, कैसे मोड़ दें। और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर ठकोरता हुआ वहाँ से चला गया था। मुराद अली से रोज़ काम पड़ता था, नत्थू कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती, तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता, मगर खाल मिल जाती। बड़े रख रखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का कारिंदा होने के कारण बड़े छोटे सभी लोगों का उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क ना थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते ना देखा हो। पतली बैत की छड़ी झुलाता हुआ ठिगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नमूदार हो जाता था। सांप की सी छोटी छोटी पैनी आँखें और कंटीली मूछें और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार और सिर पर पगड़ी, उसे सब फपते थे। इन सबको मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, और जो सिर पर पगड़ी न होती तो भी, और जो उसका कद ठिगना नहीं होता तो भी उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया, नत्थू की जान सांसत में आ गई। सुअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे। नत्थू के मन में आया कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सुअर काटकर सलोत्री साहिब के घर भिजवा दें, मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सुअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा था। उसने आवारा घूमते सुअरों को कचरे में मुंह मारते देखा था, उसे और कुछ नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा उठा कर लाता रहा और इस टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा था। शाम के साए उतरने लगे थे, जब गंदे पानी के पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द से अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए 3 सुअर उधर से आ निकले थे। तभी उनमें से एक सुअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया था। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया था और अपनी लाठी से सुअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया था। फिर इस डर से कि कई सुअर बाड़े का आदमी सुअर को खोजता हुआ उधर नहीं आ निकले और सुअर को किकियाता न सुन ले, नत्थू फिर से कचरा उठा उठाकर कोठरी के अंदर डालता रहा था। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सुअर उसी में खो गया था और नत्थू अस्वस्थ होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियाँ फूंकता और अंधेरा पड़ जाने का इंतज़ार करता रहा था। बहुत देर के बाद जब रात गहराने लगी थी तो नत्थू कोठरी के अंदर घुसा था। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया है और उसमें से कीच की सी सड़ांध उठ रही है। तभी इस बोझिल बदसूरत सुअर को देखकर उसका दिल बैठ गया था और मन ही मन खीजने पछताने लगा था कि उसने ये गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया है।
तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाज़ा खोल दे और सूअर को बाहर धकेल दे। और अब रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और सूअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सूअर की तोंद पर एक दो जगह खरोंचों के से निशान नजर आ रहे थे और उसकी अपनी टांगों पर सूअर की थूथनी के जख्म थे। और बस सूअर पहले की ही भांति जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांस फूल रही थी और बदन पसीने से तर हो रहा था और कहीं इस झंझट में से निकल पाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाए। नत्थू घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र फिर सूअर पर गई। सूअर ने कचरे के टुकड़ों के बीच खड़े खड़े फिर से पेशाब कर दिया था और झींकता हुआ कमरे के बीच में से हटकर दाएं हाथ की दीवार के साथ साथ चलने लगा था। दिए की लो फिर से झपकने लगी थी और किसी दूसोपन की तरह साए बार बार दीवारों पर ढोलने लगे थे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आया था। सूअर पहले की ही तरह सिर नीचा किए थूथनी से कभी कचरे के टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता, कभी दीवार के साथ साथ चलने लगता और कभी किकियाकर दीवार के साथ साथ भागने लगता। पहले की ही तरह उसकी पतली सी दुम लंबे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीसकर कहा। ये मेरे बस का रोग नहीं है। ये सूअर आज मुझे ले दे जाएगा। उसका मन हुआ एक बार फिर सूअर की टांग पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश कर देखे। बाएं हाथ में छुरे को ऊंचा उठाए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला आया। सूअर दाएं हाथ की दीवार के सिरे तक पहुंचकर बाईं ओर दीवार के साथ साथ चलने लगा था। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने की बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा। एक बार सूअर गुर्राया भी, जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठाने लगा। उसकी आंखें अभी भी सूअर की थूथनी पर लगी थी। अब सूअर उसके ऐन सामने था, उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना असंभव हो गया। सूअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया था। न जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदहवास हो रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया वह अब पो फटने से पहले कैसे हो पाएगा। किसी वक्त भी जमादार का छकड़ा आ सकता है और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा, दोस्त से दुश्मन बन जाए, खालें दिलवाना बंद कर दे, कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सूअर को पिछले पांव से पकड़ने पर सूअर काट खाएगा या उछलेगा और हाथ छुड़ा देगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। या मैं नहीं रहूँगा या ये नहीं रहेगा, उसने कहा और झट से लौटकर आले से फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुँच गया। सिल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका। सूअर की थूथनी अभी भी अगले पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलके को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी। अगर यह हिले डुले नहीं और सिल सीधी उसके शरीर पर जा पड़े तो कहीं पर तो वह वार करेगी और कोई ना कोई अंग तो सूअर का टूटकर रहेगा ही। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है, उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। फिर दोनों हाथ तोलकर नत्थू ने सिल को ऊपर से दे मारा। आले में रखे दिए की लो थरथराई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सूअर के लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी है। सूअर जोर से किकियाया और सिल खटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थू सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सूअर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। नत्थू को देखकर आश्चर्य हुआ। सूअर की अधमुंदी आंखें मिचमिचा रही थी और उसकी थूथनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी थी। सहसा सूअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर
कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थू एक ओर को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए की अस्थिर रोशनी में सूअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता आ रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी, जिससे वह शायद चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया। सूअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर हुआ नहीं जान पड़ता था। नत्थू ने झट से दरवाज़ा खोला और कोठरी के बाहर हो गया। किस मुसीबत में जान फंस गई, वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसे राहत मिली। कोठरी की घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श से असीम आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा है। उसकी स्थिर मरी हुई देह में फिर से जान आ गई है। मुझे क्या लेना इस काम से? सलोत्री को सूअर नहीं मिलता तो न मिले, मेरी भला से। मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा। ये मेरे बस का काम नहीं है हुजूर, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा? 2 दिन मुंह बनाए रखेगा, मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूँगा। मुंडेर के पीछे वह ठिठका खड़ा रहा। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था। सामने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सूनी पड़ी थी, मूक और शांत। दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाली बैलगाड़ियों की खटर खटर और बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुनटुन सुनाई देती रहती थी। उनके पहियों से सड़क पर गहरी लीकें बन गई थी और मिट्टी पिस पिस कर इतनी बारीक हो गई थी कि उस पर पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में धंस जाता था। सड़क के पार तीखी ढलान पर जो नीचे मैदान में उतर गई थी, छोटी छोटी झाड़ियाँ और बेरों के पेड़ और कंटीली थोर के झुरमुट धूल से अटे थे और चांदनी रात में धुले धुले से लग रहे थे। मैदान के पार मसान था, जिसके पीछे 2 कोठरियों में एक डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चिल्लाता बड़बड़ाता रहा था और उसकी आवाज़ मैदान के पार इस कोठरी तक आती रही थी। पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था। नत्थू को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यह झंझट मोल न लिया होता तो इस वक्त वह उसके पास होता। उसकी आलस गदराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में भर पाने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला आया था। एक ही शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा था। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ धुली धुली लग रही थी। उसके किनारे एक ओर को हटकर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और माल भी बुरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही यह वीरान इलाका खत्म हो जाता था और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती थी। चारों ओर चुप्पी छाई थी। दूर बाईं ओर पिगरी की नीचे की इमारत थी, जो चांदनी में चपटे काले धब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली जमीन पड़ी थी, जिस पर जगह जगह कंटीली झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। दूर बहुत दूर फौजी छावनी की बारकें थी, अलग अलग, जहाँ तक पहुँच पाने में घंटों लग जाते थे। नत्थू की देह स्थिर पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा खड़ा मुंडेर पर सिर रखकर झपकी ले ले। कोठरी में से बाहर निकलकर वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया। स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लगी। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ छुरा असंगत सा लगने लगा। उसका मन हुआ वहाँ से भाग जाए, कोठरी में झांककर देखे भी नहीं और भाग जाए। कल सुअर बाड़े का पूर्वबिया जरूर इधर से गुजरेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा और वह उसे हाँक कर वहाँ से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके साथ होले होले बतियाए हुए ही उसके क्षुब्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था।
कब वह झंझट खत्म होगा और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थू की सारी देह थरथरा गई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी। अब क्या होगा? वह यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है जबकि सूअर अभी तक नहीं मरा? जमादार छकड़ा लेकर आया ही चाहता होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलिमा घुल गई थी, पो फटने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा वह कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाज़ा खोलते ही बदबू का भभूका सा जैसे उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी के बीचों बीच सूअर खड़ा है, निश्चल सा, मानो घूम घूम कर थक गया हो, निढाल सा। किसी अंतः प्रेरणावश नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा। नत्थू ने दरवाज़ा भीड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एकटक सूअर की ओर देखने लगा। नत्थू के अंदर आ जाने पर सूअर ने अपना नथुना उठाया। नत्थू को लगा जैसे सूअर का नथुना ज़्यादा लाल हो रहा है और सूअर की आंखें सिकुड़ी हुई हैं। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सिल सूअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लो ने फिर झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नत्थू को लगा जैसे सूअर फिर से हिला है और चलने लगा है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सूअर सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थिर गति से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। 2-1 कदम दाएं बाएं झूलकर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज़ सूअर के मुंह से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सूअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसका नथुना अपने पैरों की ओर और अधिक झुक गया और नत्थू के पास पहुँचते न पहुँचते वह एक ओर को लुढ़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर का कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वह हवा में उठी की उठी रह गई। सूअर ढेर हो चुका था। नत्थू ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सूअर पर लगी थी। तभी दूर पड़ोस के किसी घर में किसी मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और बांग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते छकड़े की आवाज़ आई और नत्थू ने चैन की सांस ली। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2-3 गिने चुने लोग ही पहुँचे थे। बाद में गलियाँ और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता वह तोंद खुजलाता, जम्हाइयाँ लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी खुशकी थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की ज़रूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कंटोपे चढ़ाकर आते थे। शेखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजाए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूरी पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काटकर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़के बिना 2 टांगे चली आ रही हैं। लो, बख्शी जी आ गए। दूर से पजामा पहचान कर अजीज बोला। बख्शी जी कहा करते थे, 4 बजे का मतलब है 4 बजे, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। पर आज वह स्वयं लेट आ रहे हैं। बख्शी जी ही थे, बलगमी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी। देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुँचेगा ही नहीं। उनके नज़दीक पहुँचने पर अजीज ने छूटते ही शेर पढ़ा। मुल्ला मियाँ मिसालची तीनों एक समान, लोकां नू दसन चाणना आप हनो जान। बख्शी ने नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर में सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया? जवाब अजीज ने दिया।
वह गाय धोकर आएगा, इससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गर्ज पड़ी है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए जिनके पल्ले सच है। मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि अजीत सिंह पहुंचा है या नहीं। देशराज, शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं। फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे, बख्शी जी ने जवाब दिया। 5 का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए, वह वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे वास्कट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है। और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का जाविया थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है। आप किसी से कम हैं मेहता जी। वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ, मेहता जी ने संजीदगी से कहा। नहाकर आए हो मेहता जी, कश्मीरी लाल बोला। वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं सदा नहाकर आता हूँ। गर्मी सर्दी मेरा ये नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह भी धोया है या नहीं। तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज़ आई, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। तो जर्नैल भी पहुंच गया है, बख्शी जी ने कहा, और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी। उसके ऊपर खाकी कोट जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जर्नैल को मिल सकते थे उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थिगलियाँ, डोरे सूखे हुए बटुए, शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस दाढ़ी, नुची खुची, और सबसे ऊपर मूंगिया रंग की पगड़ी। जर्नैल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या न हो जेल जाता रहता था, जलसे हो या ना हो शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं ना कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा बेंत दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जर्नैल हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जर्नैल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज़ केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जर्नैल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली। जर्नैल, कल जलसे में से भाग क्यों गए थे। जर्नैल ने आवाज़ पहचानकर अपनी छोटी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेंत बगल में दबाए हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका। ये कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का, बस चुप रहो तुम। पर जर्नैल बिफर उठा था, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूँगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छैना मुर्गी खाते देखा है। बस बस ठीक है जर्नैल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पांचों वाला पजामा फड़फड़ाते हुए शंकरलाल पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झरकर गिर गई थी।
सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन खखारते, छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों, हम पहुँचे हैं बख्शी जी, तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, शंकर मुनादी वाले ने कहा। क्यों, तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले। तेल जाया होता है। ये कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूँगा। इस पर दबी आवाज़ में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की ज़रूरत नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाक्य बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों को मुंह लगाना अपना अपमान करवाना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या ज़रूरत है? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं फड़क सकती, शंकर बोला। फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी, जय हिंद। मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम अब हमें कहाँ देखते हो शंकर, तुम्हारे पो बारह हैं। आज आप अपना बैग नहीं लाए? बैग की प्रभात फेरी में क्या ज़रूरत है? वाह जी, बैग की सभी जगह ज़रूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का काम करते थे। कभी जबान भी बंद किया कर शंकर, मेहता जी तेरे से तिगुनी उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझते हैं, बख्शी जी ने कहा। मैंने क्या कहा है? मैंने यही पूछा है ना कि बैग नहीं लाए। मैंने ये तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला है या नहीं मिला। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगातार बात नहीं करता था। मुंह फट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी। पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और उसके एवज मेहता जी सेठी को चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भोंका है मेहता जी, इसकी बात को बस सुन छोड़ा करो। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वायदा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर लें तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे हो। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई समझो। मेहता जी वहाँ से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की और मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पटती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा था। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों से इस सहभोज के लिए 8-8 आने लिए गए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहाँ भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शंकर बहुत बिगड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पांत में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूटा था। हाथ भी सने हुए और होंठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाया जा रहा था। मेहता जी से न रहा गया। खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा। हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी। यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसे से खा रहा हूँ। अपना जर खर्चा है। आपके साथ लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं? ओए,
तू सारा वक्त बकता रहता है, तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा। लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ कर दिया। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतज़ार में खड़ा रहा कि स्क्रूटनी के प्रधान उससे कहें, तब वह बोले, कहो क्या है। प्रधान ने कहा, मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या है। तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का ये वक्त नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो, कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो। कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम है। कि सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। क्यों, ठीक है कि नहीं। ठीक है। मैं कोहली साहिब से दरख्वास्त करूँगा कि वे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहे। गुस्ताखी माफ। स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी घुर्राए। मेहता साहिब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूढ़पंजी चलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहिब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम। सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो। अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब अजारबंद। क्यों, तुम्हारा मतलब। यह मेंबर की तौहीन है। ये क्या मजाक चल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेहता साहिब, आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी की इजाज़त के आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ कोहली साहिब, मैंने क्या कहा। अपना नाड़ा दिखाइए, अजारबंद दिखाइए। जो न दिखाऊं तो आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए नाड़ा दिखाना ज़रूरी है। दिखा दो यार, ये भौंका काम नहीं करने देगा। कैसे कैसे लोफर कांग्रेस में घुस आए हैं। क्या कहा मेहता जी, मैं लोफर हूँ तो आप शोधे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं शाह सफ़ेद सब जानता हूँ। हाँ तो कोहली साहिब, तुम क्या चाहते हो। मैं सबके सामने नाड़ा खोलूँ। मैं खोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखाने को कह रहा हूँ। दिखा दो यार, ख़त्म करो। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया। नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर से उठाया। नीचे पीले रंग का अजारबंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ गया और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिबान, नाड़ा रेशमी है। हाथ के कते सूत का नहीं है, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छूकर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ। कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहने और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे। कांग्रेस के कोई उसूल हैं या नहीं। स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजबूर होकर कोहली का नाम काटना पड़ा। उस दिन से शंकर मेहता जी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर रामदास पहुंचा, न देशराज। गाएगा कौन। प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए ही। कुछ ना हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे, लेकिन जो लोग जिला कमेटी से तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांघ जाएंगे तो मास्टर दौड़ा आएगा, कहेगा बछड़ा दूध पी गया था। मैं क्या करता। इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्यों को संबोधित करके बोले, कश्मीरी लाल, अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तुम। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांग खींचने में मज़ा आता था। झट से जर्नेल की ओर मुखातिब होकर बोला, तकरीर करो जर्नेल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जर्नेल को और क्या चाहिए। फ़ौरन छड़ी झुलाता, लेफ़्ट राइट करता सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गया। ये क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल। यार कोई वेला वक्त देखा करो, बख्शी ने खींच कर कहा। तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो।
फिर जर्नैल की ओर बढ़ आए, लेकिन जर्नैल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं, साहिबान वाहिबान, नीचे उतर आओ, बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा। उतारो यार इसे, क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी जबान कोई बंद नहीं कर सकता, जर्नैल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरज फुसफुसाती आवाज़ में जर्नैल बोलने लगा। जर्नैल की उम्र 50 के ऊपर की रही होगी, पर बरसों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ रह नहीं गया था। जहाँ शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम बी क्लास मिलता था, जर्नैल को हमेशा सी क्लास में डाला जाता था, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। पर जर्नैल ने न तो तौबा की, न ही अपनी जर्नैली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलंटियर बनकर गया था। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। जब पूर्ण स्वराज्य का नारा लगाया गया था, उसी दिन से वह वॉलंटियर की वर्दी पहनता आया था। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बन जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जर्नैल को कहीं कोई काम मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपये महीना प्रचारक का मेहनतनामा लिया करता था, जो बख्शी जी आनाकानी करें तो वहीं खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था न घाट, न बीवी थी न बच्चा, न काम था न धाम। हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पिट आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते थे, वहां जर्नैल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियां तुड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो, अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज़ में कहा। पर जर्नैल और भी डटकर खड़ा हो गया। साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त न लेता हुआ मैं इतना ही कहूँगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं, हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिट्ठुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह और गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ। ये इस तरह से नहीं उतरेगा। कश्मीरी लाल, जिसने यह शोशा खड़ा किया था, स्वयं ही बख्शी जी के कान में सुझाव डाल रहा था। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा जिद पकड़ लेगा। बख्शी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो ये उतर आएगा, आप चिंता नहीं करें। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप तकरीर ख़त्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई। बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेता हुआ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने इतने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। जो शपथ मैंने रावी के किनारे। खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, इनकलाब। 2-4 आवाज़ें जवाब में उठी। जिंदाबाद। क्यों, रोटी नहीं खाते हो? जोर से नारा लगाओ, इनकलाब। ऊंची आवाज़ में जवाब आया, जिंदाबाद। और जर्नैल बैद बगल में दबाकर पत्थर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद एक आवाज़ ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास हाँफता हुआ सुबह के झुटपुटे में सामने आया। यह कोई वक्त है आने का? बख्शी जी ने गुस्से से कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दिया। बछड़ा दूध पी गया था ना, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज़ में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? आज तामीरी का काम जो फैसला हुआ है। तामीरी काम का किसने फैसला किया है? मुझे गोसाई जी ने कल रात कहा था कि इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे ढोक में गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ू बेलचे भी वहाँ पहुँचा आया हूँ। कुछ रात को पहुँचाए थे, कुछ आज सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़ू,
3 गेतियाँ और 5 कढ़ाइयाँ मैं रात को ही पहुँचा आया था। शेर खान के घर पर सब सामान रखा है, हमें तो किसी ने नहीं बताया, इसीलिए तो मैं भागा आ रहा हूँ। मैं जब पहले आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था। ढोक की नालियाँ साफ़ होंगी, तेरा दिमाग खराब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहाँ पर तो नालियाँ हैं ही नहीं। हैं, क्यों नहीं? हैं क्यों नहीं? कच्ची नालियाँ हैं, पक्की नहीं। कच्ची नालियाँ हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहाँ जमा होगा, नालियाँ कौन साफ़ करेगा? हम करेंगे, तुम गद्दार हो, जर्नल ने तुनक कर कहा। कभी कोई फैसला कभी कोई, गोसाई जी ने फैसला किया था तो बताया क्यों नहीं? अंधेरा इस बीच छटने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति बड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब यहाँ से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बुझा हुआ लैंप उठाए आगे आए। यहाँ से गाते हुए चलेंगे, शुरू करो रामदास। जर्नैल लेफ्ट राइट कहता आगे चलने लगा। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी का पुराना गीत, जिससे सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी भी जम नहीं पाया था, अपनी ऊंची बेसुरी आवाज़ में शुरू किया। जरावे लगन आज़ादी दी, लग गई जिनादे मंदे विच। चलते कदमों की टाप के साथ साथ मंडली ने पंक्तियां दोहरा दी। रामदास ने अगली 2 पंक्तियां उठाई। ओह मजनू बन फिरदे ने, हर सेहरा हर बंदे विच। मंडली ने कुतुबुद्दीन की ठोक का रुख किया। गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी से जल्दी गलियों का जाल लांघकर अपने डेरे पर पहुंच जाना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस भांति उसकी रात बीती थी, उसकी तुलना में अध जगी गलियों में उसे शांति का भास हुआ। बाईं ओर उसे औरतों के धीमे धीमे बतियाने और चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आई। उसने पास से गुजरते हुए देखा, नल के किनारे 2-3 औरतें अपने अपने घड़े सामने रखे बैठी बतिया रही थी। नल में अभी पानी नहीं आया था। नत्थू को ये भी भला लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे उसके पाँव से टकराकर कोई चीज़ बिखर गई है। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झनझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। कुछ थिगलियों में लिपटे कंकड़ और गूथे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ी की खपचियाँ थीं। कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर पर डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाने पर गहरी खीज उठी, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गया। आम तौर पर ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि नत्थू के कोई औलाद नहीं थी। वह अस्वस्थ सा फिर आगे बढ़ा। इस गली को वह भली भांति पहचानता था। जहाँ से वह गली में दाखिल हुआ था, वहाँ कुछ दूरी तक मुसलमानों के घर थे, 1-2 धोबियों के, कुछ कसाईयों के, जो गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर महमूद हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे और गली के अगले छोर तक पहुँचते पहुँचते फिर मुसलमान शेखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज़ आई, या अल्लाह, कुल दी खैर, कुल दा भला। बूढ़ा जागकर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके खखारने और अंगड़ाई लेकर उठने की आवाज़ आई। लोग जाग रहे थे। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसका दायां पैर फिर किसी लसलसी चीज़ में धंस गया और वह गिरते गिरते बचा। साथ ही गोबर की तीखी गंध आई। उसने खींचकर पैर निकाला तो अध टूटा घड़ा लुढ़क गया। वह समझ गया और जहाँ पहले उसके मुंह में से गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहाँ एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। टोने का अपशगुन इस ठोकर ने जैसे धो पोंछ डाला हो। कुछ दिन से तपिश बढ़ रही थी और आसमान से छींटा नहीं पड़ा था। जब कभी छींटा पड़ने में देर हो जाती तो मोहल्लों में मनचले लड़के टूटे घड़े से गोबर और गाय घोड़े का मूत्र इकट्ठा करके किसी मूजी के घर की ड्योढ़ी में फेंक आते थे।
इसे बारिश बुलाने का शगुन माना जाता था। एक घर के सामने एक आदमी गली में बंधी गाय के पास खड़ा सानी पानी कर रहा था। पास ही किसी घर में से प्याले खनकने और साथ में चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आई। चाय तैयार हो रही थी। इतने में सामने से कोई औरत दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे मुंह से गुनगुनाती हुई पास से गुजरी। उसने हाथ में कटोरी उठा रखी थी। कोई औरत मंदिर या गुरुद्वारे माथा नवाने जा रही थी। नत्थू ने मन ही मन कहा। बड़े सहज सामान्य ढंग से दिन का व्यापार शुरू हो रहा था। तभी गली के सिरे की ओर से नत्थू को इकतारा बजाने और साथ में किसी फ़कीर के गाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ वह पहले भी सुन चुका था, पर उसने इस फ़कीर को कभी देखा नहीं था। प्रभात के झुटपुटे में यह फ़कीर अक्सर इकतारा बजाता और धीमी आवाज़ में गाता हुआ शहर की गलियों में से गुजर जाया करता था। विशेषकर रमज़ान के दिनों में, जब मुसलमान लोग सुबह सवेरे उठकर अपना रोज़ा खोलते थे। नज़दीक पहुंचने पर उसने देखा फ़कीर ऊंचे कद का, लंबे छरहरे बदन का बूढ़ा आदमी था। छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी और सिर पर चिंदिया टोपी और लंबा चोगा और कंधे पर से बड़ा सा झोला लटक रहा था। नत्थू रुक गया। वह चाहता था कि फ़कीर के गीत के शब्द उसके कान में पड़े। तेनू गाफला जागने आई चिड़िया बोल रहीयाँ। एक गाफिल तो अभी तक सोया पड़ा है, जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। फ़कीर गीत गाता हुआ आ रहा था। एक तारे की धीमी सी आवाज़ जो अक्सर नत्थू के सपनों में घुल मिल जाया करती थी और सोए सोए भी उसे प्यारी लगती थी, अब भी उसे बड़ी मीठी लगी। उसने जेब में से एक पैसा निकालकर फ़कीर के हाथ में दे दिया। अल्लाह सलामत रखे, घर भरे रहें, फ़कीर ने दुआ दी। नत्थू आगे बढ़ गया। गली पार करने पर वह कुछ उजाले में आ गया। यहाँ से तांगा हाँकने वाले गाड़ी वालों का मोहल्ला शुरू हो जाता था। सड़क पर पहुँच जाने पर भी दृश्य बहुत कुछ बदला नहीं था, केवल यहाँ उजाला हो गया था। सड़क किनारे 2-3 तांगे खड़े थे, जिनमें बम आसमान की ओर उठे हुए मानो सबके लिए दुआ मांग रहे थे। लंबी दीवार के सामने खड़ा एक गाड़ीवान अपने घोड़े को खरहरा कर रहा था। पास में बैठी 2 औरतें गोबर की थापियां बना बनाकर अभी से मिट्टी की दीवार पर लगा रही थी। सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा अपने आप अकेला ही सहज स्वाभाविक गति से चहलकदमी कर रहा था। प्रातःकाल के शांत सुहावने समय में जगह जगह हल्की हल्की जीवन की गति अंगड़ाइयाँ ले रही थी। नत्थू को लगा जैसे वह टहलने निकला है। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या पहचाने, पर साथ ही साथ उसके मन की अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी और वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, छकड़ा कहाँ तक पहुँचा होगा, वह किस ओर जा रहा होगा। बड़ा असंगत सा सवाल था, पर ख्याल आते ही अनायास ही उसके कदम तेज हो गए। क्या वह दूर छावनी में पहुँच चुका होगा? संभव है सलोत्री के अस्पताल के सामने इस वक्त खड़ा हो। नत्थू के मुंह से गाली निकली। क्या दिन के वक्त सूअर को नहीं मारा जा सकता था? सलोत्री को मरे हुए सूअर की क्या ज़रूरत पड़ गई? जरूर कहीं सूअर का मांस बेचने के लिए उससे मरवाया गया होगा। रात का व्यापार याद करके उसके बदन में सिहरन सी हुई। उसने बड़ी भोंडी रात काटी थी। पसीना, सूअर की बू, बंद कोठरी, सूअर की हुकारें। 3 बार सूअर ने अपनी थूथनी से उसके पैर चाटे थे और उसकी चमड़ी ही पैरों पर से नोच डाली थी। सूअर के मरने तक नत्थू स्वयं अधमरा सा हो चुका था। बाहर में जाए मुराद अली, जहाँ नत्थू का मन आएगा वहीं घूमेगा। उसने जेब पर हाथ लगाकर फिर से नोट की चरमराहट सुन ली। हमें क्या, हमने अपने पैसे खरे कर लिए हैं। चरनी के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ घूम गया। तभी दूर शेखों के बाग की घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। शायद 4 का घंटा बजा रही थी। इस वक्त उसकी आवाज़ कितनी साफ सुनाई दे रही थी। दिन के वक्त कभी सुन नहीं पड़ती थी, शहर के शोर में खो जाती थी। इस वक्त तो लगता आसमान के रास्ते आकर उसके कानों में पड़ रही है। कुछ ही क्षण बाद दूर शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर बने शिवालय पर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आई। आवाज़ें बढ़ रही थी। जगह जगह घरों के दरवाजे खुल रहे थे। कुछ लोग खखारते अपनी छड़ियाँ सड़क पर
पटपटाते घूमने जा रहे थे। एक बकरवाहा अपनी 3-4 बकरियां लिए बकरियों का दूध बेचने निकल पड़ा था। नत्थू के कदम फिर स्थिर पड़ गए। उसे सुबह की शीतल सुहावनी हवा में घूमने में मज़ा आ रहा था। अब वह गाड़ीवानों का मोहल्ला लांघ आया था और इमामदीन के मोहल्ले के बाहर कमेटी के बड़े मैदान के किनारे रेलिंग के साथ साथ चलता जा रहा था। दाएं हाथ रेलिंग के पार ढलान थी और ढलान उतरकर बहुत बड़ा मैदान शुरू हो जाता था। इस मैदान में हर आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था। जाड़ों में हर इतवार को यहाँ कुत्तों की लड़ाई हुआ करती थी। लोग शर्तें मानते थे। जख्मी कुत्ता मैदान में से भागने की कोशिश करता तो चारों ओर खड़ी भीड़ उसे भागने नहीं देती थी। यहीं पर इसी मैदान में नेजाबाजी हुआ करती थी। हजारों का जमाव होता था। यहीं पर बाहर से आने वाले सर्कस लगा करते थे। ताराबाई का सर्कस और परशुराम का सर्कस यहीं पर बैसाखी का ढोल बजा करता था और दंगल हुआ करते थे। यहीं पर अब सियासी जलसे होने लगे थे। अब आए दिन जलसे होते थे। इस मैदान में मुस्लिम लीग के जलसे होते थे और बेलचा पार्टी के भी, जबकि कांग्रेस के जलसे यहाँ से दूर अनाज मंडी के पास छते हुए मैदान में होते थे। उसने जेब में से बीड़ी निकाली और ठंडी ठंडी रेलिंग पर बैठकर बीड़ी के कस लगाने लगा। तभी इमामदीन के मोहल्ले के पीछे से मस्जिद में से अजान पढ़ने की आवाज़ आई। प्रभात का अंधेरा एक और परत छनकर गिर गया था और आसपास के घर कुछ कुछ साफ नज़र आने लगे थे। नत्थू रेलिंग पर से उतर आया और बीड़ी बुझा दी और फिर से इमामदीन के मोहल्ले की गलियों का रुख किया। उसे सहसा याद हो आया कि मुराद अली इसी कमेटी के मैदान के एक और कहीं रहता था। उसे यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं था, लेकिन उसने 2-1 बार मुराद अली को उस ओर से आते देखा था। यूँ तो मुराद अली शहर भर में घूमता था। अपनी पतली सी छड़ी उठाए सड़कों के बीचों बीच चलता, कभी किसी मोहल्ले में तो कभी किसी मोहल्ले में नजर आया करता था। उसकी घनी काली मूँछों के बीच कभी भी उसके दांत नज़र नहीं आते थे। हंसता भी तब भी नज़र नहीं आते थे, केवल बाँछें खिल जाती थी और उसके गोल मटोल चेहरे में आँखें, छोटी छोटी पैनी आँखें सांप की आँखों की तरह चमकती रहती थी। क्या मालूम यहीं कहीं फिर से नज़र आ जाए। यहाँ से चल देना ही बेहतर है, अगर कहीं उसने देख लिया तो बिगड़ेगा। उसने नत्थू से ताकीद की थी कि सुअर की लाश उठवा देने के बाद ही वह उसी कोठरी में मुराद अली का इंतज़ार करे, पर नत्थू वहाँ से भाग आया था। सुअर कटाई के पैसे मिल गए तो क्यों वहाँ कचरे और बू में पड़ा रहता। नत्थू एक संकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया जो बल खाती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। थोड़ी दूर जाने पर उसके कानों में किसी गान मंडली की आवाज़ पड़ी, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले फ़कीर के गाने की आवाज़ आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसे गाने वालों की आवाज़ अधिक स्पष्ट और ऊंची सुनाई देने लगी। नत्थू समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज़्यादा ही जलसे जुलूस नजर आने लगे थे। नत्थू की समझ में कुछ भी साफ नहीं था, पर हवा में नारे थे और उन्हें वह बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा झंडा उठाए आ रहा था। जब मंडली नज़दीक पहुंची तो नत्थू एक ओर को गली की दीवार के साथ सट कर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजरने लगी। उसने देखा 8-10 लोग थे। 2-1 के सिर पर सफ़ेद गांधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज़ टोपी थी। 2-1 सरदार भी थे, उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान भी। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज़ में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम, बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद कुछ ही दूरी पर, जहाँ एक और गली इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। नत्थू ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए थे और नारे लगाने लगे थे। नत्थू को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े वे गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं। इन 3 आदमियों में से एक के सिर पर रूमी टोपी थी और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। वह आदमी गली के बीचों बीच खड़ा
मंडली को ललकारता हुआ सा बोल रहा था। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया। कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहिब, आप भी पहले हमारे साथ ही थे। और उस वयोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले आदमी को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपने को बाहों में से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है। बख्शी जी, हम सब जानते हैं, आप चाहें जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। वह अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज़ और हकीम हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुओं से नफ़रत नहीं, इनके कुत्तों से नफ़रत है। उसने इतने गुस्से से कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना आज़ाद क्या हिंदू है या मुसलमान? वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मौलाना आज़ाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है, जैसे ये कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोले, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी। आज़ाद पाकिस्तान में ही मुसलमान आज़ाद होंगे। तभी गान मंडली में से एक दुबला पतला सरदार मैले कुचले कपड़े पहने और बगल में बैत दाबे हुए आगे बढ़ाया और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर। इस पर कांग्रेस मंडली के लोग हंसने लगे। चुप ओए चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नत्थू को भी उसकी तीखी खरज आवाज़ सुनकर अटपटा लगा था। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सनकी आदमी होगा, पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा थूक दो जर्नैल। बस बस जर्नैल, कभी चुप भी रहा कर, बख्शी जी ने कहा। इस पर जर्नैल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष बोस की फ़ौज का आदमी हूँ। मैं सबको जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। लोग हंसने लगे। पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, ये मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वयोवृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कोई आपको रोकता है? और हम तो सिर्फ हुब्बुल वतनी के गीत गा रहे हैं। इस पर रूमी टोपी वाला कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन कुत्तों को तो अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। और उसने फिर दोनों बाह फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा हो। तभी नत्थू ने देखा, रूमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा था। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। ये कहाँ से पहुँच गया है? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया। मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया। गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा हुआ सचमुच छिपसा गया था। यहाँ से उसे मुराद अली भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा। मुराद अली वहीं पर खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। नत्थू धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक ये लोग बहस में उलझे रहेंगे, मुराद अली भी शायद वहीं बुत बना खड़ा रहेगा। यही मौका है यहाँ से निकल भागने का। अगर मुराद अली ने देख लिया है तो वह ज़रूर डेरे पर पहुँच जाएगा और जवाब तलबी करेगा। कुछ दूर तक सरकते रहने पर नत्थू ने सहसा पीठ मोड़ी और तेज चलने लगा और शीघ्र ही गली का मोड़ मुड़कर आंखों से ओझल हो गया और सरपट भागने लगा।